Hello everyone, this is Ankita. In this video, we are starting a new subject which is the Central Vigilance Commission Act 2003. ये एक्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों लेकर के आया गया है, काफ़ी लंबी स्टोरी है इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये कि जब हमारे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त देखा गया कि भाई करप्शन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा केसेस आ रहे हैं करप्शन के कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक कमेटी बनाई गई जिसको हम संथानम कमेटी बोलते हैं, ठीक है। अब संथानम कमेटी में क्या हुआ, कुछ रिकमेंडेशन दिए गए और फिर 1964 से लेकर के 2003 तक का जो टाइम है बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम रहा है, ठीक है। किस चीज़ से कि भाई इतने सारे केसेस भी आ रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा है, किस तरीके से डील किया जाए। तो ये जो कमेटी बनी थी संथानम कमेटी, उन्होंने कहा कि हमें ना ऐसा विजिलेंस कमीशन लेकर के आना चाहिए जो हमें ना ये सारी चीज़ों पर अपना एक वो रख पाए, नज़र रख पाए कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं वो सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर आता है ईयर 1990 का। तो 1990 से करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा कि सबको इतनी चिंता हो चुकी थी कि अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो भाई जो पब्लिक का विश्वास है हमारे ऊपर, वो पब्लिक का विश्वास कैसे बनेगा। तो क्या हुआ फिर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहाँ पर, देखो एक केस आया था विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा कि जो सीबीआई वगैरह टाइप की ऐसी जो एजेंसी हैं इनको थोड़ा सा खुला रखना चाहिए, इनको वो स्वतंत्रता देनी चाहिए कि अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन है ये सारी चीज़ें कर पाएँ और गवर्नमेंट का जितना कम से कम हस्तक्षेप हो वो हो सके, करप्शन थोड़ा कम हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट की भी सपोर्टिंग मिल गई। फिर क्या हुआ, फिर हमारा एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके द्वारा हमने रिकमेंड करी थी ये कमेटी। अब क्या हुआ, अब 2003 में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो जो हमारा कमीशन था, जो हमारा तब तक रिकमेंडेशन बॉडी थी, रिकमेंडेड बॉडी थी, वो अब क्या हो गई है, स्टेटरी बॉडी बन गई। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा एक्ट आया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें कितने सेक्शंस हैं, तो सेक्शंस यहाँ पर हैं हमारे 27, चैप्टर्स हैं 5 टोटल और एक है शेड्यूल। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, एक्ट का नंबर है 45, ठीक है। 11 सितंबर 2003 को इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, एनेक्टमेंट हुआ था इसका, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जाता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू इंक्वायर और कॉज टू इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड into the offense alleged to have been committed under the Prevention of Corruption Act, ठीक है, under the Prevention of Corruption Act and by certain categories of public servant or of central government. Corporation established by under the Central Act or government companies, societies and local authorities owned or controlled by the central government and for matters connected therewith or incidental thereto। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। और ये क्या करेगा, ये इंक्वायर करेगा और इंक्वायर करवाएगा या फिर इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगा उन ऑफेंसेस के केसेस में जो कि कमिट होते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, और ऐसे पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा कमिट किए जाते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटीज़, कॉरपोरेशन जो सेंट्रल एक्ट के अंडर में बनाए गए हैं इनके द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। अब बात होती है इस एक्ट का फर्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 आता है जिसमें है प्रिलिमिनरी, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल बोलता है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसके बाद आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसमें बात की जाती है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म्स बताए गए हैं इनका वही मीनिंग होगा जो हम बता रहे हैं जब तक कि हम अदरवाइज कुछ और प्रोवाइड ना कर दें। तो फर्स्ट है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर मीन्स सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया हुआ है वही होगा हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बी में है कि कमीशन क्या है, तो जो सेक्शन 3 में बताया गया है वही है कमीशन। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट
ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 में जो बताया गया है वो होगा। अब आगे कहा जाता है कि गवर्नमेंट कंपनीज क्या हैं, तो कंपनी एक्ट में ये भी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है लोकपाल का मतलब क्या होगा, तो लोकपाल का मतलब यहाँ पर एस्टैब्लिश किया हुआ है सेक्शन नंबर 3 में। कहाँ? द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। इसके बाद प्रिस्क्राइब का मतलब बाय रूल्स ही होता है हमेशा, ठीक है। विजिलेंस कमिश्नर मीन्स विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है हमारा सेक्शन 4 में। तो ये एफ और ऊपर ए ये काफ़ी हद तक सेम है। क्यों? क्योंकि 4A में ये भी है और 4A में ये भी है, तो ये याद करने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या बात हो रही है, देखिए सेक्शन 3 में यहाँ पर बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। मतलब जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा उसको किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, कौन कौन उसमें मेंबर्स होंगे, कौन कौन चेयरमैन होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखिए देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन constituted a body to be known as Central Vigilance Commissioner to exercise the power conferred and perform the functions assigned to it। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी बॉडी को जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोल रहे हैं, ठीक है। और वो पावर्स एक्सरसाइज करेगी जो उसको उसके ऊपर कन्फर की जाएंगी। अब कहाँ से कन्फर करी जाएंगे, इस एक्ट के अंडर में या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर constituted under subsection 1 of section 3 of Central Vigilance Commission Ordinance। तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ऑर्डिनेंस आया था 1999 में, अगर उसके अंडर में भी कोई पावर्स एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं तो उसके अंडर में जो भी पावर्स हैं वो इनके द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी, जो कि सीज टू ऑपरेट हो चुका है और कंटिन्यूड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पावर्स हैं ये इसी प्रकार से उसके द्वारा कन्फर करके करी जाएंगी। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें देखिए देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड और बॉडी, तो एक ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कह रहे हैं। और ये ऐसी पावर को एक्सरसाइज करेंगे जो इनके ऊपर कन्फर करी जाएगी। या फिर एक ऑर्डिनेंस आया था, ठीक है, ऑर्डिनेंस कब आया था, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑर्डिनेंस 1999 में। इसके सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में जो पावर्स बताई गई हैं वो इसके द्वारा एक्सरसाइज करी जा सकती हैं। अब इसमें आगे देखिए, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन कौन लोग इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई कमीशन है तो भाई चेयरमैन तो हो गई होगा, अब यहाँ पर चेयरपर्सन है, अब चेयरपर्सन कौन होगा, तो इसमें कहा जा रहा है चेयरपर्सन को यहाँ पर द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स की बात होती है कि मेंबर्स कितने कितने होंगे, मेंबर्स कौन कौन होगा, तो इसमें बात है, देखो यहाँ पर 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे जो एज अ मेंबर होंगे और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर किन लोगों के बीच से इनको अपॉइंट किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें जो ए पॉइंट है इसमें कहा जा रहा है हु हैव बीन और आर इन द ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में है या फिर सिविल सर्विसेज में है यूनियन की, या फिर सिविल पोस्ट पर हैं कहीं भी यूनियन में, और उनको नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है किसी भी ऐसे मैटर में जो कि विजिलेंस को देखता है, पॉलिसी मेकिंग को देखता है, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी। अगर कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था जिसमें उन्होंने वर्क किया है या उनको नॉलेज है तो वो भी इसमें एज अ विजिलेंस कमिश्नर या फिर एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर काम कर सकता है। अब इसके बाद आता है बी पॉइंट, हु हैज़ हेल्ड ऑफिस और होल्डिंग ऑफिस, जिसने ऑफिस होल्ड किया है कभी या फिर ऑफिस होल्ड कर रहा है इन द कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट, सेंट्रल एक्ट के अंडर में या फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में जो कि किसके द्वारा कंट्रोल करी जा रही है या ओन करी जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड द पर्सन हु हैव एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंसेस, ठीक है, किस में, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, लॉ, विजिलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में क्या कहा जा रहा है, देखिए प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम अमंग्स द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर नॉट मोर देन 2 पर्सन शेल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ पर्संस रेफर्ड टू आइदर इन क्लॉज ए और क्लॉज बी। तो इसमें कहा जा रहा है
कि जो हमने कैटेगरी बताई है कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा या फिर विजिलेंस कमिश्नर होगा, ये कहाँ से हम चूज़ करेंगे, किन व्यक्तियों से चूज़ करेंगे। तो जितने भी व्यक्तियों के बारे में अभी हमने पढ़ा कि सिविल सर्विसेज में होना चाहिए, जिसको ये इंश्योरेंस में, बैंकिंग लॉज में या फिर इन सभी पोस्ट का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। या फिर किसी ने ऑफिस होल्ड करके रखा हो किसी सेंट्रल एक्ट के अंडर में या फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं वो एलिजिबल हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए। अब इसमें आगे कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर तो बनाया ही जा रहा है एज अ चेयरपर्सन, लेकिन जो विजिलेंस कमिश्नर होंगे वो नॉट मोर देन 2 पर्सन होंगे, 2 लोगों से ज़्यादा उनको नहीं वहां पर चूज किया जाएगा, ठीक है। अब आता है 4th पॉइंट। तो इसमें कहा जा रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर सकते हैं उस कमीशन के लिए ऑन सच टर्म्स एंड conditions as deemed fit to exercise such powers and discharge such duties as the commission may be regulation specify in their। इसके बाद आता है सबसेक्शन 5। व्हाट डज सबसेक्शन 5 टेल्स अबाउट, इसमें देखिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर अदर विजिलेंस कमिश्नर्स हैं एंड द सेक्रेटरी टू द कमीशन, तो ये जो तीनों प्रकार के पर्सन्स हैं, देखिए कौन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, और अदर विजिलेंस कमिश्नर एंड सेक्रेटरी, जिनको ऑर्डिनेंस 1999 के अंडर में अपॉइंट किया गया था, या फिर द रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशनर्स, इसके अंडर रेजोल्यूशन के अंडर इन्होंने अगर इसको अपॉइंट किया था, जिसकी डेट 4 अप्रैल 1999 थी, जिसको अमेंड करके बाय रेजोल्यूशन 13 अगस्त 2002 में लाया गया, तो वो सारे जो विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं, उनको समझा जाएगा कि इसी एक्ट के अंडर में उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो इसमें कहा है क्या कहा है, डीम टू हैव बीन appointed under this act on the same term and condition including the term of office subject to which they were so appointed under and said ordinance or resolution as the case may be। अब इधर आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन के लिए द एक्सप्रेशन, अगर टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में कहीं बात करी जा रही है इस पूरे सेक्शन में या फिर इस सबसेक्शन में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देयर शैल बी कंस्ट्रूड एज टर्म ऑफ ऑफिस विथ अफेक्ट फ्रॉम डेट द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर हैज एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। तो जिस डेट से वो एंटर हुए हैं अपने ऑफिस में, समझा जाएगा उस डेट से, एंड कंटिन्यूड एज सच अंडर दिस एक्ट, जब तक वो कंटिन्यू करते हैं इस एक्ट के अंडर में उतना। और जो इसका हेड क्वार्टर होगा वो कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बात की जा रही है अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर को हम किस प्रकार से अपॉइंट करेंगे, इसमें वो बताया गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करेगा, प्रेसिडेंट। एंड वाई, अंडर वारंट, ठीक है, वारंट के द्वारा किया जाएगा, अंडर हिज हैंड एंड सील। इसके बाद कहा जा रहा है प्रोवाइजो में, प्रोवाइडेड दैट एवरी अपॉइंटमेंट अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अब ये जो अपॉइंटमेंट करी जाएगी बाय प्रेसिडेंट, ये कब की जाएगी, तो जब एक रिकमेंडेशन जाएगी एक कमीशन के द्वारा, सॉरी कमिटी के द्वारा, और इस कमिटी में कौन कौन होंगे, इस कमिटी में होंगे एज अ चेयरपर्सन पीएम होंगे अपने, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होंगे, ठीक है, एज अ मेंबर, और लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, कहाँ पर, हाउस ऑफ पीपल में एज अ मेंबर। इसके बाद एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, जो हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करी है हाउस ऑफ पीपल में, तो मान लीजिए कि ऐसा कोई रिकॉग्नाइज्ड कोई लीडर है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप को भी, जो कि इन अपोजिशन है, उसको भी लिया जा सकता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सबसेक्शन 2। इसमें कहा जा रहा है नो अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर शैल बी इनवैलिड मेरली बाय रीजन ऑफ वैकेंसी इन द कमिटी। इसमें कहा जा रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होगा सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का या विजिलेंस कमिश्नर का, उसको इनवैलिड इसलिए नहीं कर दिया जाएगा केवल
कि जो वैकेंसी है वो वहाँ पर मौजूद है। अब वैकेंसी कहाँ पर मौजूद है? वैकेंसी मौजूद है, एक सेकंड, देखिए वैकेंसी मौजूद है उस कमिटी में। अब कमिटी में वैकेंसी कैसे आ गई? कमिटी में कौन कौन लोग थे? तो यहाँ पर कमिटी में कौन कौन थे? कमिटी में देखिए पीएम थे, होम अफेयर्स के मिनिस्टर थे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा, सेक्शन 5। व्हाट डज सेक्शन 5 टेल्स अबाउट? सेक्शन 5 क्या बताता है, क्या चीज़ें हैं? तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बता रहा है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होगा उनके जो सर्विसेज, मतलब वो जो भी ड्यूटी करेंगे, जो भी उनकी सर्विसेज होंगी, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, मतलब किन शर्तों पर वो अपनी सर्विस करेंगे। तो इसमें सबसेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4। तो जो सबसेक्शन 3 एंड 4 हैं उनके सब्जेक्ट रहते हुए, मतलब उनके अंडर रहते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो ऑफिस होल्ड करेगा उस टर्म के लिए। अब पॉइंट आता है कि किस टर्म के लिए। तो इसमें एक टर्म बता दिया है 4 ईयर, ठीक है, या फिर जब तक वो 65 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक। अब इसमें 4 ईयर कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, जैसे कि मान लिया कि एक व्यक्ति था जो 60 साल का था, उसे कमिश्नर बना दिया गया। तो अब जैसे ही वो 65 का होगा या फिर उसके 4 साल पूरे होंगे, तो समझ लीजिए कि उसका जो टेन्योर है वो ख़त्म हो गया। तो अगर वो 60 साल का था तो 64 का जैसे ही होगा और उसके 4 साल ख़त्म हो जाएंगे, वैसे ही वो वहाँ से रिटायर हो जाएगा। अब अगर व्यक्ति मान लीजिए 63 ईयर्स का है और वो तब कमिश्नर बना है, और जैसे ही वो 65 ईयर्स का हो जाएगा तो वो रिटायर हो जाएगा। 1 साल के लिए वहाँ पर वेट नहीं किया जाएगा, इसमें ये लिखा हुआ है। जिस फिर 4 ईयर्स के कंप्लीट हो जाते हैं, वो जो ऑफिस है वो उसी दिन वेकेंट हो जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 3 एंड 4 एवरी विजिलेंस कमिश्नर शेल होल्ड। ऊपर हम बात कर रहे थे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, यहाँ हम बात कर रहे हैं विजिलेंस कमिश्नर की। तो इसमें कहा जा रहा है कि विजिलेंस कमिश्नर भी 4 साल तक के लिए अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करेगा, ठीक है, और 65 ईयर्स का जब तक नहीं हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है प्रोवाइजो में, प्रोवाइडेड दैट एवरी विजिलेंस कमिश्नर ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस, जब वो सीज करेगा अपने ऑफिस को होल्ड करने से, मतलब जैसे ही वो ऑफिस खाली करके जाने वाला होगा, वो एलिजिबल होगा किस चीज़ के लिए? एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए अपॉइंट होने के लिए। और किस मैनर में? जो मैनर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 बताया गया है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा, किसके रिकमेंडेशन पे किया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। इसके बाद आता है, देखिए, प्रोवाइजो नेक्स्ट वाला। इसमें कहा जा रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टर्म ऑफ विजिलेंस कमिश्नर इफ अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो जो विजिलेंस कमिश्नर है जिसको उसके रिटायरमेंट के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति विजिलेंस कमिश्नर, यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए कि ये जो विजिलेंस कमिश्नर है, एक व्यक्ति जब विजिलेंस कमिश्नर रहा है उसके बाद जब वो व्यक्ति एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है, तो ये दोनों जो पीरियड होंगे, जैसे कि ये पीरियड है या फिर ये पीरियड है, ये दोनों मिल करके 4 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, ये 4 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है सबसेक्शन 3, जिसमें कहा जाता है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर शेल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जब वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उससे पहले उनको प्रेसिडेंट के सामने या फिर कोई अदर पर्सन अगर अपॉइंट किया जाता है उनके ब्याह पर, तो उसके सामने ओथ या फिर अफर्मेशन मेक करना और सब्सक्राइब करना। देखो ओथ के लिए क्या होता है? मेक करना, और अफर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो वो वहाँ पर करनी पड़ेगी उनके सामने। और कैसे करनी पड़ेगी? जो फॉर्म सेट है, मतलब जो तरीका पहले से सेट है शेड्यूल में, उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 4, जिसमें कहा जाता है द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर राइटिंग में अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि इनको रिमूव भी किया जा सकता है, जो तरीका सेक्शन 6 में प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है सबसेक्शन 6। अब आता है सबसेक्शन 6, जिसमें कहा जा रहा है ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड एवरी अदर विजिलेंस कमिश्नर।
तो जैसे ही उनका टेन्योर जो है ऑफिस का वो ख़त्म होने वाला होगा, तो इन एलिजिबल हो जाएंगे कुछ चीज़ों के लिए। अब वो क्या चीज़ें हैं इनको बताया गया है ए में और बी में। तो ए में बोला जा रहा है कि वो इन एलिजिबल हो जाएंगे फॉर एनी डिप्लोमेटिक असाइनमेंट। अगर उनको कोई डिप्लोमेटिक असाइनमेंट उनके जॉब के रहते हुए या उनके टेन्योर के रहते हुए उनको दिया जा रहा था तब तो दिया जा सकता है, लेकिन जैसे ही उनका ऑफिस ख़त्म हुआ, जैसे ही उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, उनको कोई भी ऐसा असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ना ही उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा किसी भी यूनियन टेरिटरी में, और ना ही कोई और अदर असाइनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है और अपॉइंटेड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट। और कहीं ऐसे भी अपॉइंट नहीं किया जाएगा जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर वारंट उनके उनको अपॉइंट किया जा सकता है किसी भी लॉ के अंडर में। ठीक है, बी में कहा जाता है फर्दर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी फर्दर एम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा क्या, सब सेक्शन 7। इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है द सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू एनी पेबल टू एंड द अदर कैंडिडेट्स ऑफ द सर्विस ऑफ। तो इसमें कहा जा रहा है जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उसको वही सैलरी दी जाएगी, सेम टू सेम वही जो कि यूपीएससी के चेयरमैन को दी जाती है। मतलब जो चेयरमैन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको जो सैलरी मिलती है सेम टू सेम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को वही मिलेगी। उसके बाद आती है बात कि विजिलेंस कमिश्नर को कितनी मिलेगी, तो जो यूपीएससी के मेंबर्स को मिलती है वो मिलेगी विजिलेंस कमिश्नर को। फिर इसमें प्रोवाइजो में भी कुछ दिया जा रहा है। उसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर विजिलेंस कमिश्नर ये विजिलेंस कमिश्नर बनने से पहले या फिर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनने से पहले किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में था। ठीक है, उन्हें कोई पेंशन मिल रही थी, तो इसमें दो चीज़ों को छोड़ा गया है। वो क्या है, डिसेबिलिटी एंड वन पेंशन। इन दो पेंशन्स को छोड़ करके अगर उन्हें कोई पेंशन मिल रही है तो जो भी उनको सैलरी दी जाएगी एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या फिर एज अ विजिलेंस कमिश्नर, तो उस सैलरी से उतना जो पेंशन उनको मिल रही है ना वो वाला उतना अमाउंट वो डिडक्ट कर लेंगे और उस डिडक्शन के बाद उनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की इनकम होगी। ठीक है, तो जो इनकम है यूपीएससी के चेयरमैन की वो एक साइड रख दी हमने। ठीक है, अब अगर वो व्यक्ति ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में था, मान लीजिए कि यूपीएससी के चेयरमैन को मिलती है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए उसे मिलती है और उनको अपनी प्रीवियस जॉब से 40,000 रुपये मिल रहे थे पेंशन के। तो अब एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उन्हें कितने पैसे देने चाहिए, क्योंकि डिडक्शन तो करना पड़ेगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1 लाख में से आप 40 माइनस कर दो, उसके बाद जो भी आप बचेंगे वो आप उसको देते रहो। तो 40 तो उन्हें पेंशन के मिलेंगे और उस 1 लाख में से जो भी बचेगा डिडक्शन में वो उनको एज अ सैलरी मिलेगा। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है। इसके बाद आता है फर्दर प्रोवाइजो। फर्दर प्रोवाइजो में कहा जा रहा है कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं प्रीवियस सर्विस के वो भी उन्हें मिलेंगे और उतना जो अमाउंट है एज अ पेंशन अमाउंट उसके इक्विवेलेंट रिड्यूस कर करके मिलेंगे। अगर उनकी कोई भी जॉब थी जो कि कहाँ थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी, उनको ऐसे कोई सैलरी मिल रही थी। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी के अंडर में थी या फिर सेंट्रल एक्ट के अंडर में कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट था कॉर्पोरेशन उसके अंडर में थी, तो यहाँ पर भी उनको इसी प्रकार से पेंशन जो है वो कट होकर के मिलेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोवाइजो जिसमें कहा जा रहा है कि जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन है जो उसको दी जानी है। ठीक है, तो ये जो सैलरी अलाउंस और ये सारी चीज़ें हैं ये डिडक्ट नहीं करी जाएंगी। कब, जब उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है। आप अपॉइंटमेंट से पहले तो डिसाइड कर सकते हो कि कितना कितना हटाना है, कितना कम करना है और किस हिसाब से दी जानी है, लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद उसको आप उसके डिसएडवांटेज में कम नहीं कर सकते हो। इसमें ये चीज़ बोली जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, देखिए नेक्स्ट सेक्शन में कहा जा रहा है ये सेक्शन 6। इसमें बात होती है रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड विजिलेंस कमिश्नर। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर विजिलेंस कमिश्नर है इनको किस प्रकार से रिमूव किया जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो सबसेक्शन 3 है इसके सब्जेक्टिव रहते हुए जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर विजिलेंस कमिश्नर है उसको रिमूव किया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल देंगे। ठीक है, और ये ऑर्डर किस चीज़ पर होगा, मिस बिहेवियर पर। ठीक है, और
इनकैपेसिटी पर, और ये प्रूफ कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। और इस चीज़ का रेफरेंस दिया जाएगा बाय प्रेसिडेंट। जब वहाँ इंक्वायरी हो जाएगी, रिपोर्टिंग हो जाएगी, सारी चीज़ हो जाएंगी, प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। इसके बाद देखिए सबसेक्शन 2 में कहा जा रहा है द प्रेसिडेंट में सस्पेंड, जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड भी कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि उसको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए उस ऑफिस को अटेंड करने से जब इंक्वायरी चल रही है उस वक्त। किसे? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को। और कब तक के लिए सस्पेंड होगा? जब तक प्रेसिडेंट कोई ऐसा ऑर्डर पास ना कर दे ऑन द रिसिप्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स रिपोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके, सारी चीज़ें करके एक रिपोर्ट बना के दे देगी। उस रिपोर्ट के बाद प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकाल देगा, उसके बाद ही सस्पेंशन खत्म हो सकता है। अब है हमारा सबसेक्शन 3 जिसमें कहा जा रहा है सबसेक्शन 1 में कुछ भी दिया हुआ हो, यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग क्लॉज है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डर से रिमूव कर सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को। अब किन केसेस में कर सकते हैं? जब वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, इंसॉल्वेंट, और बी में कहा जा रहा है हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मोरल टर्पिट्यूड, ठीक है। उसके लिए कन्विक्ट हो गया हो तो भी उसको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑफेंस बता दे कि भाई ये ऑफेंस अगर आपने किया तो ये मॉरली रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस किया है और उसके लिए कन्विक्ट भी हो चुके हैं हम, तो वहाँ पर हमको हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है सी जिसमें कहा जा रहा है देखिए एंगेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, जब वो उसका ऑफिस का टर्म चल रहा है कोई और एनी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस वो इन्वॉल्व है तो भी वहाँ पर उसको हटाया जा सकता है। और डी है इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अनफिट है टू कंटिन्यू द ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है। अब ये इसके बारे में बताएगा कौन? इसके बारे में बताएगा कौन? प्रेसिडेंट। इसके बाद कहा जा रहा है देखिए कि एक सेकंड, इसके बाद कहा जा रहा है कि एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एज अ विजिलेंस कमिश्नर उसने कोई भी फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट जो कि उसके फंक्शंस को प्रेजुडिशियली अफेक्ट कर सकता है, उसने ऐसे कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट ले लिया है तो वहां पर भी उसको हटाया जा सकता है। इसके बाद आता है देखिए सबसेक्शन 4 जिसमें कहा जा रहा है इफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर इज और become any way concerned or interested in any contract agreement made by on behalf of गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या फिर विजिलेंस कमिश्नर है, ये ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, इंटरेस्टेड हो गए हैं या कंसर्न है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट कौन सी? इंडिया की गवर्नमेंट। या फिर किसी भी तरीके से प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किसी भी बेनिफिट या फिर एमोल्यूमेंट जो उससे मिल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एज अ मेंबर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज देन एज अ मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसा कोई भी कंडक्ट उनके द्वारा किया जाता है तो वो मिसबिहेवियर के लिए वहाँ पर ब्लेम किए जा सकते हैं, उनके ऊपर मिसबिहेवियर का, एक सेकेंड, उनके ऊपर मिसबिहेवियर का जो है मिसबिहेवियर का टैग लग सकता है और उनको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा सेक्शन 7। इसमें कहा जा रहा है पावर टू मेक रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बना सकती है फॉर द मेंबर्स, एंड मेंबर्स कहाँ के होंगे? स्टाफ के मेंबर्स। अब किस चीज़ के बारे में रूल बनाएंगे? तो उनके नंबर से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो वो रूल बनाएंगे ये विद कंसल्टेशन बनाएंगे। कंसल्टेशन किससे कंसल्ट करेंगे? कमीशन से। कमीशन से कंसल्ट करने के बाद कि कितने मेंबर्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये नंबर से रिलेटेड और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड वहाँ पर रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे सेक्शन 7 तक के सारे प्रोविजन। इसके बाद इसके आगे के प्रोविजन हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे और आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। एंड इफ़ यू like this video please like and comment, share and subscribe to the channel.